आरू ने जैसे ही देखा दरवाजा लॉक है, उसका दिल धक से रह गया। वो अपने मन ही मन बोली, इससे पहले कि मिस्टर हबी तुझे पकड़े तू भाग ले यहाँ से, वरना तो तू गई काम से। आरू जल्दी से आगे बढ़ी लॉक खोलने के लिए, पर तब तक आदि ने आकर आरू को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। आरू सन रह गई। आदि उसके कान में बोला, बहुत भगा लिया और फिर से भगाने के चक्कर में थी, ये तो गलत बात है। बताओ क्यों किया ऐसा तुमने? आदि आरू की गर्दन में अपना चेहरा छिपाता हुआ बोला। आरू के मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। आदि का चेहरा उसने आरू की गर्दन में छिपा रखा था, जिसकी वजह से उसके होंठ भी उसकी गर्दन को छू रहे थे। ऊपर से आदि की गर्म सांसें जो आरू को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। बोलो भी अब कुछ। आदि वापस से बोला तो आरू अटकते हुए बेहद मासूमियत से बोली, वो तुम्हारी हॉट क्वीन रायते से ठंडी होकर चली गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें तो कुछ हॉट चीज मिलनी चाहिए, बस इसलिए वैसा किया मैंने, और कोई बात नहीं थी। आदि आरू को अपनी तरफ घुमाकर उसको उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, अच्छा तो मेरी इतनी फिक्र? वैसे जो भी हो, पर आज तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया उसे, पर तुमने मुझे मिर्ची क्यों खिलवाए और अभी ये अनार बम भी चला दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी इसकी। सजा? आरू लंबा खींचते हुए बोली तो आदि बोला, हाँ सजा। आरू फिर से बेहद मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, मिस्टर हबी यार, कोई इतनी सी बात के लिए अपनी प्यारी और मासूम सी बीवी को सजा देता है? तो आदि बोला, हाँ मैं देता हूँ। आरू को कुछ दिखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। आदि ने उसे कमर से पकड़ रखा था, जिस वजह से उसके आगे बढ़ने से आदि पीछे होते जा रहा था। आरू का आगे बढ़ना आदि की धड़कने भी बढ़ा रहा था। आरू बढ़ते बढ़ते बोली, तुम मुझे सजा दोगे? आदि हाँ में अपना सर हिला देता है। पीछे होते होते आदि ड्रेसिंग टेबल से लग गया, पर उसने अभी भी पकड़ रखा था आरू को। आरू एकदम से आदि के गले लग गई। आदि को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से आरू ने ऐसा क्यों किया। आरू ने गले लगे हुए ही बोली, मिस्टर हबी प्लीज न, तुम सजा मत दो मुझे। इसी दौरान आरू ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी ग्लिसरीन की छोटी सी शीशी उठाई और अपनी आंखों में उंगली से ही लगा ली। फिर उसने वापस से वो शीशी रख दी। फिर वो आदि से अलग हुई और आदि की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं दोगे न तुम सजा मुझे? और 2 से 3 बार अपनी पलकें झपकाई तो ग्लिसरीन की वजह से वो आंसू बनकर बहने लगी। आदि ने जैसे ही आरू की आंखों में आंसू देखे, वो बेचैन हो उठा। उसने आरू के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, हे तुम रो क्यों रही हो साहिबा? मैं बस मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल भी सजा नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, प्लीज तुम रोना बंद करो। आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे मत करो। आरू उसे घबराए हुए देखकर हंसने लगी, फिर गालों को खींचते हुए बोली, मेरे प्यारे से मिस्टर हबी, नहीं रो रही मैं। ये तो बस ग्लिसरीन है, देखो वो वहां पर रखी भी है, वो मेरी चिकनी। और अब तुम पूछो कि चिकनी कौन है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। ये जो ग्लिसरीन है ना, ये मेरी चिकनी है। और एक बात, अब तुमने प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम मुझे सजा नहीं दोगे। आदि कुछ नहीं बोला, उसने आरू को छोड़ा, फिर वो लॉक खोलकर बाहर चला गया। उसके जाते ही आरू बोली, ले हो गया तेरा मिस्टर हबी नाराज, अब बैठ के मनाओ से। खैर कोई नहीं, मैं मना लूंगी, मुझे पता है। चल अभी नीचे चलते हैं पहले। आरू नीचे आई तो वहां पर आदि अबीर के साथ था। राम अभी देवेंद्र जी के पास गया हुआ था। आरू आके अबीर से बोली, तुम्हें डांस नहीं करना, चलो तुम जाके डांस करो, मुझे मिस्टर हबी से बात करनी है। तो आदि अबीर से बोला, तू कहीं मत जा, यहीं रह और मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, बोल दे इसको। आरू इस बार थोड़े गुस्से में अबीर से बोली, देखो झम्पू दास, तुम जा रहे हो यहाँ से या फिर मैं कुछ करूँ? अरे तुम इस नालायक का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो यार, मैं तो जा ही रहा हूँ, और वैसे भी मैं तो अब तुम्हारी टीम में हूँ, तो प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे साथ कोई कांड मत करो, मैं जा रहा हूँ। ये हुई न मेरे झम्पू जैसी बात, चलो जाओ अब। आरू के इतना बोलते ही अबीर जाने लगा तो आदि उसका हाथ पकड़ के बोला, यार तू कितना कमीना है, तूने इतनी जल्दी पार्टी बदल ली, कहीं नहीं जाएगा तू? अब आरू को गुस्सा आने लगा, उसने आदि के हाथ से अबीर का हाथ छुड़वाया, फिर आदि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ खींचकर बाहर की ओर ले गई। इधर अबीर उन दोनों को जाते देखकर बोला, आदि तो गया आज काम से, इसका तो अब भगवान ही मालिक है। फिर वो सर झटक के सबके बीच चला गया। आरू आदि को खींचकर बाहर पार्किंग एरिया की तरफ बने गराज में लाए और उसे कार से टेक कर उसके इर्द गिर्द हाथ रखते हुए बोली, ज्यादा लड़कियों जैसे नखरे आ रहे हैं तुम्हें, तब से बोल रही थी, समझ नहीं आ रहा था? आदि तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस मुंह फुला के खड़ा था। आरू ने देखा आदि पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा तो बहुत प्यार से बोली, मिस्टर हबी सॉरी ना, प्लीज गुस्सा मत हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आदि उसकी तरफ देखकर बोला, तुम पता नहीं क्या समझती हो, खुद को पता भी है कि कितना बुरा लगा मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, मुझे लगा मेरी वजह से तुम रोने लगी, मैंने तुम्हें रुला दिया और तुम हूँ की
डॉट डॉट आदि बोल रहा था तब तक आरू ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। शशिश, क्यों इतना सोचते हो तुम? अच्छा ठीक है, आगे से कभी ऐसे नहीं करूंगी, और अगर फिर भी तुम गुस्सा हो तो फिर। आरू आदि से अलग उठक बैठक करने लगी, साथ में बोलती भी जा रही थी। सॉरी मिस्टर हबी 1, सॉरी मिस्टर हबी 2, सॉरी मिस्टर हबी 3। आरू 3 उठक बैठक कर पाई थी तब तक। आदि आरू को इस तरह से करते हुए देखकर हंसते हुए आरू को उसकी दोनों बाहें पकड़ के उठाते हुए बोला, यार तुम न किसी को नाराज भी नहीं रहने दे सकती खुद से। वही तो, अब तुम नाराज हो जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, न तो कैसे रहने दूं? आरू अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली। उफ, यार तुम ये ऐसे तो बिल्कुल मत किया करो। आदि आरू को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करके बोला। कैसे? आरू अपने हाथों को आदि के कंधों पे रखते हुए बोली। तो आदि आरू की तरह आंखें टिमटिमाते हुए बोला, ऐसे। आरू आदि को ऐसे करते देखकर हंसने लगी, फिर अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, अब चले अंदर। आदि आरू को छोड़ देता है, फिर आगे अंदर की तरफ जाने को बढ़ा तो आरू ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बोली, तुम नाराज तो नहीं हो न? मैंने उस चिपकू फेविकॉल के साथ ऐसे किया तो? आदि नाम सुन के हंसने लगा, फिर बोला, तुमने क्या सोच के उसका ये नाम रख दिया? अरे देखा नहीं कितना चिपक रही थी वो तुमसे, और तो और उसने तुम्हें किस भी किया और तुमने कुछ नहीं बोला उसे। तुमसे गुस्सा हूं मैं बहुत, और देखो अभी भी हल्का सा निशान हो रखा है लिपस्टिक का। और फिर उसका हाथ छोड़कर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। आदि पहले मुस्कुराया, फिर आरू की तरफ सामने से जाकर बोला, मेरी साहिबा को जलन हो रही है। मुझे कोई जलन नहीं हो रही, मैं कोई जली थोड़ी हूँ जो मुझे जलन होगी। जले तुम्हारी वो चिपकू फेविकॉल। वैसे जलने से एक आइडिया आया यार, काश मैं उसके ऊपर गर्म गर्म कॉफी गिरा देती, वो ज्यादा बेटर होता। आरू अपनी एक उंगली अपने गाल पर रखकर सोचने की पोजीशन में खड़ी होकर बोली। हैं, ये क्या बोल रही हो साहिबा? आदि हैरानी से बोला तो आरू अपने दुपट्टे से उसके गाल पे लगे हल्के से लिपस्टिक के निशान को साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं बोल रही मैं। और फिर आरू वो निशान साफ करके अंदर चली गई। आदि भी मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए आरू के पीछे चला गया। अंदर आकर आरू अबीर और राम के पास चली गई। अबीर आरू को देखकर बोला, मेरा भाई सही सलामत है या तुमने उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए? आरू ने अबीर को घूरा तो अबीर चुप हो गया। राम हंसने लगा तो आरू उसे देखकर बोली, अगर तू हंसा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। राम एकदम से चुप हो गया। राम के फोन पर कॉल आने लगी, वो उसे रिसीव करने साइड में चला गया। फिर बात करके वो वापस आके बोला, आरू अबीर मुझे घर निकलना होगा, पापा का कॉल आया था, वो वेट कर रहे हैं, मैं तुम दोनों से कल मिलता हूँ। आरू राम को देखते हुए बोली, चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। फिर आरू और राम दोनों ही बाहर आए तो आरू बोली, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बस बॉस का फोन था, कल के लिए करण और टीम को भी रेडी करना है तो मुझे चलना चाहिए। मैं कल मिलता हूँ ना तुझसे। राम आरू के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। चल तू निकल और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना कल के लिए, ओके? आरू बोली तो राम उसे हक करके बोला, देता रहूंगा, चल अभी तू एंजॉय कर। फिर वो चला जाता है। आरू भी अंदर की तरफ चली जाती है। आरू अंदर आई तो उसने देखा कि सब लोग आदि को डांस के लिए बोल रहे थे, पर आदि मना कर रहा था। सब बोलते रहे तो वो बोला, यार मुझसे नहीं होगा ये डांस, वांश आप लोग करो। फिर उठ के जाने लगा, तभी उसके कानों में गाने की आवाज पड़ी। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई। गाना सुन के आदि ने स्टेज की तरफ देखा तो आरू स्टेज पर थी। उसे स्टेज पर देखकर रूही ने सिटी मार दी, तो नव बोला, ये रूही कभी नहीं सुधर सकती। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। जैसे ही ये लाइन खत्म हुई, स्टेज में आदि की एंट्री हो गई। सबको नाचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा। इस लाइन पर आदि आरू को खिंच के गले लगा लेता है, फिर रोल करके अलग करते हुए आगे के स्टेप्स करने लगा। सबने आरू और आदि के लिए खूब तालियां बजाई। रूही तो सीटी पर सीटी मार रही थी। पुष्पा जी ने नोटों को उनके ऊपर से घुमा के ढोल वाले को दिए। इसके बाद हमारे नवहिका का एक कपल डांस हुआ, बड़ा रोमांटिक सा, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। ऊपर से हमारे अज्जू भाई का इतना प्यारा सा गाना चल रहा था। ये लम्हा जो ठहरा है, मेरा है ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। इसी तरह सबने खूब डांस और मौज मस्ती की, और फिर सगाई का फंक्शन खत्म हुआ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगले दिन हल्दी थी और आज से नव और रूही एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। हल्दी की रस्म दिन में होनी थी, और उसी हिसाब से आरू, आदि, अबीर और राम ने वेडिंग प्लानर के साथ मिलकर सारी सजावट अपनी देखरेख में करवाई। सबने येलो कलर के ही कपड़े पहने थे और सबके कपड़े आरू ने सेलेक्ट किए थे।
नव ने येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट पैजामा वेयर किया था और रूही ने येलो और व्हाइट कलर में लाइट वेट लहंगा। दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे, पर का फायदा, ये जालिम दुनिया उन्हें एक दूसरे को देखने नहीं देगी। ये देखिए हमारे नवहिका। और जब नवहिका को दिखाया है तो आदित्य को न दिखाए, ऐसा कभी हो सकता है। आज आरू ने पिंक कलर के सूट के साथ येलो कलर का प्लाजो पहना था और येलो ही दुपट्टा था। वही आदि ने येलो कुर्ते के साथ येलो धोती पहनी थी। पहले नव को हल्दी लगनी थी, उसके बाद उसकी नव की बची हुई शगुन की हल्दी रूही को लगनी थी। नव और रूही के बीच में एक पीले रंग का कपड़ा बांधा गया था, इसलिए न नव रूही को देख पा रहा था और न रूही नव को। नव अपनी जगह बैठा हुआ था। सबसे पहले उसे राखी जी ने हल्दी लगाई, फिर सीमा जी ने और कुछ रिश्तेदारी में आए लोगों ने। फिर बारी आई आरू की। आरू ने ढेर सारी भर के हल्दी ली अपने हाथों में और पूरी तरह से नव के मुंह पर पोत दी। नव न करते रह गया, पर आरू कहाँ मानने वाली थी। उसने खूब तरीके से हल्दी लगाई नव को और फिर जल्दी से भाग गई। आसपास की सभी लोग हंसने लगे। अब बारी आई आदि, अबीर और राम की, तो राम नव को देखते हुए बोला, क्या भाई, आपको तो ऑलरेडी बेबी डॉल ने पोत डाला, अब हम कहाँ लगाए हल्दी? तू भी ऐसे ही लगा दे हल्की सी ऊपर से, और तेरी बेबी डॉल को तो मैं बताऊंगा। ये आरू की बच्ची बड़ी शैतान हो गई है। तभी आरू आके बोली, आरू की बच्ची नहीं भाई, आरू ही, और आरू शैतान नहीं हुई, वो तो एकदम मासूम सी है। तू रुक, अभी तेरी मासूमियत निकालता हूँ। नव उठने को हुआ, तब तक उसे राखी जी ने वापस खींचते हुए कहा, तुम दोनों बाद में लड़ना, पहले हल्दी हो जाए। फिर हमारा नव भी चुपचाप से बैठ गया। आदि ने थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी हल्दी अपने हाथों में लेकर नव के हाथों पर लगाए। अबीर के लिए भी ये सब कुछ नया था, उसने कभी ये फंक्शन नहीं देखे थे। वो काफी खुश लग रहा था। उसने भी नव को हल्दी लगाई। अब आई बारी राम की, तो उसने भी ढेर सारी हल्दी लेकर नव के चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर सब रंग डाले। तभी राखी जी राम से बोली, तुम और आरू दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तो राम बोला, अब एक दूसरे की जान है तो एक जैसे तो होना ही है। आदि बेचारा चुपचाप से सारी बातें सुन रहा था। नव की हल्दी आरू ही लेकर गई रूही के पास। वहां पर सबसे पहले पुष्पा जी ने हल्दी लगाई, फिर बाकी सभी लोगों ने लगाई। राम और आरू ने रूही का भी वही हाल किया जो नव का किया था। नव और रूही को हल्दी लग चुकी थी और अब इसके बाद शुरू हुई हल्दी वाली होली। आरू ने सबको खूब हल्दी लगाई, पर उसको अभी तक कोई नहीं लगा पाया था। राम और अबीर को आरू ने पानी में धकेल दिया था। बेचारे दोनों भीग गए। आरू वहां से भाग ली। भागते भागते उसकी नजर आदि पर पड़ी, जो शांति से कोने में खड़ा था। आरू सारिका जी के पास जाकर आदि की तरफ उंगली करते हुए उनसे बोली, माँ, ये ऐसे क्यों खड़ा है? तो सारिका जी बोली, उसे ये सब पसंद नहीं है, न वो होली खेलता है और न ही किसी से हल्दी लगवाएगा। ऐसे कैसे नहीं लगवाएगा? अब आप देखना माँ, मैं कैसे इसे हल्दी से रेंगती हूँ। आरू बोली। तब तक राम और अबीर भी आ गए। वो आरू को घेरते हुए बोले, अब बता, अब कैसे बचेगी? देख चेपड़े सहगल और तुम झम्पुदास, अगर दोनों में से किसी ने भी हल्दी लगाई ना, तो सोच लेना तुम दोनों के साथ क्या होगा। और वैसे भी अभी मेरे पास एक प्लान है, चलो ना पहले उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद जितनी हल्दी लगाना हो लगा लेना। देख ले, अभी तूने खुद बोला है कि बाद में लगा लेना, फिर अपनी बात से मुकर मत जाना। राम बोला। तो अबीर ने भी सहमति जताई। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं मुकरूंगी, लेकिन पहले चलो तुम्हें प्लान समझाती हूँ। आरू ने राम और अबीर को सब कुछ समझा दिया। दोनों अपने काम पे लग गए। आरू ने एक बाल्टी पानी में हल्दी घोली और बढ़ गई आदि की तरफ। आदि वही एक चेयर पे बैठा था। आरू पीछे से आई, उसने देखा आदि फोन में कुछ कर रहा है। उसने वहीं पर बाल्टी रख दी, फिर आदि के सामने जाकर बोली, मिस्टर, अभी अपना फोन देना 1 मिनट के लिए, मेरा फोन राम के पास रह गया और मुझे फोटो क्लिक करनी है माँ के साथ। ठीक है, ले लो और जल्दी वापस लाना। ओके, मैं यहीं पर बैठा हूँ। आरू फोन लेके जाने लगी तो आदि उसे पीछे से टोकते हुए बोला, सुनो साहिबा। आरू पलट के उसकी तरफ देखती है तो आदि आगे बोला, फोन के साथ कोई मस्ती नहीं। आरू मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। फिर सारिका जी के तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोली, फोन के साथ तो कोई मस्ती नहीं होगी मिस्टर हबी, पर तुम्हारे साथ जरूर होगी। आरू सारिका जी के पास जाकर बोली, माँ, आप ये फोन संभाल लो प्लीज। सारिका जी फोन ले लेती है। फिर आरू घूमकर राउंड मारते हुए फिर से आदि के पीछे पहुंच गई। उसने वो हल्दी से घुली बाल्टी उठाए और पूरी हल्दी आदि के ऊपर पीछे से उड़ेल दी। आदि ऊपर से लेकर नीचे तक हल्दी से भीग गया। आदि को एकदम से तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने पलट कर देखा तो आरू खड़ी थी और हंस भी रही थी। आदि खड़े होकर बोला, अब देखो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे रे रे, पहले पकड़ तो लो। इतना बोलकर आरू बाहर भाग गई। आदि भी भागा। बाहर आके वो ऊपर छत की तरफ देखकर बोली, राइट नाउ। इतना बोलते ही ऊपर से ढेर सारा हल्दी वाला पानी अबीर और राम मिलकर आदि के ऊपर डाल देते हैं। आदि चीर कर ऊपर की तरफ देखता है, तब तक वो दोनों वहां से भाग जाते हैं।
वो ऊपर देख रहा होता है तब तक आरू आके उसके गालों पर ढेर सारी हल्दी लगा देती है और भागने ही वाली होती है। तब तक आदि उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वही पास में पानी से भरे टब में डाल देता है। आदि आरू को एकदम से अपने पास खींचकर अपनी गोद में उठाकर पास ही पानी से भरे टब में डाल देता है। आरू पूरी तरह से भीग जाती है। वो जल्दी से उठकर टब के बाहर आई, फिर आदि की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये क्या तुमने पूरा भीगा दिया मुझे, वो भी पानी से। तो क्या तुम्हें भिगाने के लिए अब दूध लाओ? अरे शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ भिगाया है, अभी तो हल्दी लगानी बाकी है। आदि भी आरू की तरफ बढ़ते हुए बोला। आदि आरू की तरफ बढ़ रहा था। आरू फिर से भाग ली क्योंकि वो समझ गई कि अब वो हल्दी से पुतने वाली है। उसे भागते देखकर आदि भी पीछे भागा और भागते भागते अपने मन में बोला, अगर साहिबा का बस चले तो ये मुझे भगा भगा के मैराथन की रेस का चैंपियन बना दे। पूरे गार्डन में आरू आगे आगे और आदि उसके पीछे पीछे। भागते भागते आरू एक पेड़ के पीछे छिप गई। आदि बेचारा ढूंढते ढूंढते थक गया। तभी अबीर वहां पर आया। आदि अबीर से पूछता है, तूने साहिबा को कहीं देखा है क्या? कौन साहिबा? अबीर कंफ्यूज होते हुए बोला। तो आदि झल्ला कर बोला, अरे मेरी बीवी यार, उसको ही साहिबा बोलता हूँ। ओहो साहिबा एंड ऑल, क्या बात है, इतना प्यार? अबीर उसे छेड़ते हुए बोला। तो आदि उसके गले में बांह फंसाते हुए बोला, अबे अगर देखा है तो बता वरना पिट के जा। अरे अरे यार, वो उधर साइड गई भागते हुए, मैंने उधर ही जाते देखा, प्लीज अब छोड़ मुझे। अबीर आदि से छूटने की कोशिश करते हुए बोला। आदि ने झट से उसे छोड़ा और उस ओर चला गया। आरू अभी भी छिपी हुई थी। वो झांक झांक के देख रही थी। आदि उसके पीछे आके खड़ा हो गया, फिर धीरे से बोला, लगता है चला गया वो। तभी आरू बिना पीछे मुड़े ही बोली, हाँ लगता है डर के चला गया, वैसे भी मुझे पकड़ना आसान थोड़ी है। ऐसा है क्या? इस बार आदि बोला तो आरू पीछे देखते हुए बोली, हाँ ऐसा। इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि आदि उसे ही घूर रहा था। आरू फिर भागने की फिराक में थी जिसे आदि अच्छे से समझ गया। उसने जल्दी से आरू को पकड़ के अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर बोला, हम। तो अब बोलो क्या कह रही थी, मैं डर गया। आरू पहले जोर से हाँ में सर हिलाती है, फिर जल्दी से न में सर हिला देती है। आरू पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक रहे थे। पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर जगह जगह रुकी हुई थी। आदि बस उसके चेहरे में खो सा गया था। वो पहले अपने हाथों से आरू के चेहरे पर चिपके बालों को उसके कान के पीछे करता है। आदि अपना चेहरा आरू के पास लाया। आरू एकटक आदि की आंखों में देख रही थी। आदि उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, अब तुमने तो मुझे अपने रंग में रंग दिया, पर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। ये सुन के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर अगले ही पल उसे कुछ याद आया तो वो मुस्कुराकर आदि के गले में अपनी दोनों बाहें डालती हुई बोली, पर तुम्हारे पास तो हल्दी है ही नहीं तो कैसे रंगोगे? इतना सुनकर आदि आरू की तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लगा। आदि आरू के काफी करीब आ गया। आरू की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। आदि मुस्कुराया, फिर आदि अपने गाल आरू में गालों पे रगड़ते हुए बोला, ऐसे। आरू पूरी तरह से सिहर उठी, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसकी सिरहन आदि ने भी महसूस कर ली और उसने आरू को छोड़ दिया। आरू बिना कुछ बोले वहां से भाग ली। उसे भागते देखकर ही आदि मुस्कुरा उठा, फिर बोला, अगर इसे मैराथन में दौड़ाओ तो 100% गोल्ड मेडल लाएगी। फिर वो भी वहां से उस ओर चला गया जहां पर आरू गई थी। आरू भागते भागते सारिका जी से टकराते टकराते बची। राकेश जी भी उन्हीं के साथ थे। सारिका जी उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों भागने लगी? आरू उन्हें देखकर खुश होते हुए बोली, माँ देखो, मैंने आपके खड़ूस बेटे को हल्दी से नहला ही दिया। राकेश जी और सारिका जी ने जब आदि की तरफ देखा तो दोनों हंसने लगे। आरू भी उन्हीं के साथ हंसने लगी। आदि ने उन तीनों को हंसते देखा तो सारा मामला समझ गया। राकेश जी आरू से बोले, वेल डन पार्टनर, अब मुझे लग रहा है कि मेरा बेटे को सुधार ही दोगी तुम। अरे बिल्कुल पार्टनर, आप चिंता मत करो, आरू भी हंसते हुए बोली। सारिका जी आरू का माथा चूमते हुए बोली, थैंक यू बेटा। आरू मुस्कुरा कर बोली, मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। राम आके पीछे से आरू को हल्दी लगाते हुए बोला, अब ले, अब लगा ही दी हल्दी मैंने फाइनली। अबीर भी आरू के हल्दी लगा देता है। आरू दोनों को मारने लगी और मारते मारते दोनों को वही पानी में दोबारा से धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद सब नहाने चले गए। इसी के साथ हल्दी की रस्म भी पूरी हुई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। शाम के समय मेहंदी की रस्म होने वाली थी। उसी हिसाब से सब रेडी हुए।
ग्रीन कलर के कपड़ों में हमारी रूही ने लाइट वेटेड हल्के हरे रंग का लहंगा पहना था और उसके ऊपर हल्का सा डार्क ग्रीन ब्लाउज और फ्लावर ज्वेलरी। नव ने भी डार्क ग्रीन कलर का कुछ कुर्ता फॉर्म में पहना था। देखिए अपने नवहिका। वही हमारी आरू ने रेड सूट के साथ ग्रीन सलवार और ग्रीन दुपट्टा लिया था, हमेशा के जैसे बिल्कुल सिंपल। और आदि ने मेहंदी कलर का कुर्ता पहना था। ये रहे हमारे आदित्य। वैसे हमारी आरू ने पोज भी नटखट सी दी है और वही आदि बेचारा सीधा सादा सा खड़ा है, पर उसकी डिंपल वाली स्माइल हाय क्या ही कहूं। आरू ने नव के हाथों पर गोल गोल ठप्पे लगाए और नीचे की तरफ बहुत ही प्यारी सू डिजाइन में नवहिका लिखा। वैसे भी आरू हमेशा से ही चाहती थी कि नव को वही मेहंदी लगाए नव की शादी में। नव ने मुस्कुराकर आरू से पूछा, ये नवहिका का क्या मतलब है? अरे दादा, नवहिका मतलब अर्नव का नव और रुहिका का हिका, नव प्लस हिका इक्वल्स नवहिका। अच्छा, और तेरे दिमाग में ये सब आता कहाँ से है? नव आरू से बोला तो आरू मुस्कुराते हुए बोली, ये तो हमेशा से ही आया हुआ था, वो भी अपने आप कहीं और से नहीं आता। इतना सुनते ही नव हंसने लगा। फिर नव ने आरू का माथा चूमा और उसे उसका नेक दिया। आरू भी मुस्कुराते हुए नेक लेती है। ये पूरी बातचीत आदि पिलर के पीछे से छिपकर सुन रहा था। फिर आरू रूही की तरफ चली गई। आदि भी आरू के पीछे ही निकल लिया। उधर रूही को मेहंदी लग रही थी, डांस भी चल रहा था, औरतें ढोलक बजा रही थी। तभी राम आया और आरू को एकदम से खींचते हुए अपने साथ ले गया। आरू को कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं आदि ने जब ये देखा तो वो भी उनके पीछे चल दिया। बाहर राम आरू से चलते चलते ही बोला, तुझे अर्जेंटली होटल चलना है मेरे साथ। आरू तुरंत समझ गई कि क्या माजरा है। वो बिना कुछ बोले राम के साथ कार से निकल गई। आदि ने सुन लिया कि राम आरू को किसी होटल लेकर जाने की बात कर रहा, लेकिन उसने उनके पीछे जाना सही नहीं समझा। वो अपने आप मन ही मन बोला, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है आदि, तो तू उनके दोस्ती के बीच में नहीं आ सकता। वैसे भी तुझे तेरी साहिबा पर पूरा भरोसा है, उसने सिर्फ यही तो मांगा है तुझसे और तू उसे ये दे सकता है। आदि ने अपना सर झटका, फिर अंदर चला गया। डैश 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 डैश। द डायमंड होटल। आरू राम दोनों बाहर आए और जल्दी से अंदर बढ़ गए। उन्हें किसी ने भी रोका नहीं। वो दोनों जल्दी से एक रूम के बाहर आए और फिर दोनों ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और काउंट किया, 3.2.1 लेटेस्ट रॉक। इतना बोलकर दोनों एक साथ रूम में घुसे और सैल्यूट करके बोले, जय हिंद सुपीरियर। सामने एक शख्स खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे, उनकी पीठ राम और आरू की तरफ थी। जय हिंद रॉकेटर्स, ROCKETERS। देखकर खुशी हुई कि आप लोग समय के अभी भी पाबंद हैं। इतना बोलते हुए वो पलटे। उनकी उम्र करीब 47-48 की होगी। चेहरे पर एक अलग ही नूर था और एक रौबदार पर्सनैलिटी। वो चलकर उन दोनों के पास आए, फिर बोले, मुझे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मिली। आराध्य, वो डायनामाइट वाला शख्स, उसकी पूरी प्लानिंग तुम्हें मारने के लिए ही की गई थी, क्योंकि वो सभी वहाँ के नियम जानते थे और तुम नहीं जानती थी। ये तुम्हारी गलती थी। अगर उस दिन वो लड़का तुम्हारी मांग नहीं भरता तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है मैंने। लड़का अच्छा है, पर अब तक तुम भी जान चुकी होगी कि जो भी होगा उससे उस लड़के को तकलीफ पहुंचेगी। और एक बात, ये हमला तुम पे वीर ने करवाया था। जी सुपीरियर, मुझे पता चला कि ये हमला उस झिंगुर ने करवाया था और मुझे ये भी पता चल चुका है कि इस मिशन से आदि को तकलीफ होगी, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरा मिशन है। और वैसे भी उससे शादी होने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। अब मैं सब कुछ अच्छे से समझ पाऊंगी। आरू बिना किसी भाव के बोली। सुपीरियर मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है आराध्य। फिर वो राम की तरफ रुख करते हुए बोले, उम्मीद नहीं थी कि सहगल तुम्हें यहाँ आकर इस मिशन में शामिल होने देगा। तुम अपना काम बखूबी निभा रहे हो, लेकिन आज का टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे। राम मुस्कुराते हुए बोला, सुपीरियर, पापा को आने देना पड़ा क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है आरू मेरी। इसने मुझे उस टाइम संभाला जब कोई नहीं था मेरे लिए, और मैंने देखा है आरू को ट्रेनिंग के दौरान तड़पते हुए, उसका गुस्सा, उसकी नफरत, सब कुछ। अगर मैं फिर अभी शांत बैठ जाता तो जिंदगी भर जिंदा तो रहता, लेकिन जी नहीं पाता। और रही आज के टारगेट की बात, तो मैंने पूरा ब्लूप्रिंट आपको पहले ही मेल कर दिया था। अगर उसके बाद भी आपको कोई गुंजाइश लगती है तो वो आप हमें बता दीजिए। गुंजाइश तो है, पर मैं चाहूंगा कि तुम खुद उसे समझने की कोशिश करो, सुपीरियर राम से बोले। फिर आरू की तरफ देखकर बोले, आराध्य, तुमने ब्लूप्रिंट देखा या नहीं? नहीं सुपीरियर, मैं देखने वाली थी, लेकिन तब तक मुझे यहाँ आना पड़ा, इसलिए नहीं देख पाई। आरू बोली। तो सुपीरियर बोले, मैं चाहूंगा एक बार तुम उसे देखो। फिर कुछ पेपर्स उसके सामने कर दिए। आरू ने उन्हें देखा, फिर राम से बोली,
यहाँ पीछे की तरफ तुम दो लोगों को खड़ा न करके एक को करो, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं आएंगे, क्योंकि इधर जो पूल है उसमें शार्क्स है, तो वो जानकर मौत के मुंह में नहीं आएंगे। पर जहाँ ट्रक के पास सिर्फ 3 लोग हैं वहां पर 5 लोगों को खड़ा करो, क्योंकि उसमें ही उनका पूरा बारूद होगा जो हमें तबाह करना, या कह सकते हैं कि उस चूजे को तबाह करना है जो अभी अभी इंडिया आया है। वो लोग इस कंटेनर को लेकर भागने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए यहाँ 5 लोग को खड़ा करो, जिनमें सौर्य और अमन भी यही खड़े होंगे। करण फ्रंट लीड संभालेगा। जब चारों तरफ से एक साथ अटैक होगा तो वो लोग नहीं संभाल पाएंगे। बाकी का पूरा प्लान अच्छा है। सुपीरियर आरू के कंधे को थपथपाते हुए बोले, वेल्डन डेविल डॉन। फिर वो राम की तरफ देखकर बोले, मैं बस इसी गुंजाइश की बात कर रहा था राम, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम अपना प्लान को इतनी बखूबी से समझाने की काबिलियत रखते हो। अब आप दोनों जा सकते हो। यस सुपीरियर, दोनों एक साथ बोले, फिर सैल्यूट करके बाहर जाने लगे। तभी सुपीरियर पीछे से ही बोले, आराध्य तुम 5 मिनट यही रुको, राम तुम बाहर जाओ। आरू राम की तरफ देखती है। राम आरू की तरफ देखकर हल्के से अपनी पलकें झपका देता है, फिर बाहर चला जाता है। सुपीरियर चलकर आरू के पास आए, फिर धीरे से बोले, आरू आई एम सॉरी बेटा प्लीज। आरू की आंखों में नमी आ गई, वो घूमी और उनके गले लग गई। आरू रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मामा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, मुझे उस टाइम हकीकत नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल चुकी है, सॉरी मामा सॉरी। आरू रो रही थी, सुपीरियर बस उसका सर सहला रहे थे, उनके आंखों में भी नमी थी और होठों पर एक मुस्कुराहट। आखिर उनकी भांजी ने उन्हें गले लगाया था, इतने सालों में पहली बार उन्हें मामा बोला था, वरना तो हमेशा से गलतफहमी के चलते आरू उन्हें सुपीरियर बोलती थी, जो उसके हेड है बस। सुपीरियर आरू को चुप करवाते हैं, फिर उसका माथा चूमते हुए बोले, जो भी हुआ हो, लेकिन गलती तो थी मेरी, मैंने तुम्हें उस उम्र में इन सब में घसीट दिया जब बच्चे इन सब का मतलब भी नहीं समझते थे। तुम्हारी नाराजगी भी जायज थी, अगर मैं तुम्हें पूरा सच बताता तो शायद तुम नाराज न होती, लेकिन चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। जल्द ही ये सब खत्म होगा। और एक बात, नव को मेरी तरफ से शादी की बधाई देना, ठीक है? चलो अब जाओ, राम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आरू हाँ में अपना सर हिला देती है और बाहर की ओर चली जाती है। वो होटल जे बाहर आती है जहाँ पर राम खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। वो आकर राम के गले लग गई, फिर बोली, राम आज मैं बहुत खुश हूँ। राम आरू को गले लगाए ही बोला, मुझे पता है, चल अब घर चले, तेरे मिस्टर हबी तेरे इंतजार में होंगे। राम और आरू दोनों ही हंस देते हैं, फिर घर की ओर निकल जाते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। शाम के 6 बज चुके थे। राम आरू को ड्रॉप करके सीधे निकल गया, क्योंकि उसे भी रात में होने वाले मिशन के चेंजेस करण और बाकी सभी को समझाने थे। आरू पहले राठौर मेंशन में गई, जहां पर रूही को मेहंदी लग चुकी थी, पर नव का नाम आरू ही लिखेगी ऐसा उसने पहले बोला था, इसलिए रूही ने किसी को लिखने ही नहीं दिया। बेटा क्या हुआ, ऐसे अचानक से कहाँ चली गई थी? सारिका जी ने आरू से पूछा। आदि भी उन्हीं के पास बैठा था। सारिका जी का सवाल सुनकर उसने भी अपनी नजर आरू के चेहरे पर गड़ा ली। कुछ खास नहीं माँ, बस आश्रम में एक छोटा सा काम था, पर लेट हो गया, सॉरी। आरू ने जवाब दिया तो आदि मन ही मन बोला, आखिर साहिबा मॉम से क्यों छिपा रही है? कोई बात नहीं बेटा, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और रूही तुम्हारा वेट कर रही है, तुम एक बार उसके पास हो आओ। सारिका जी बोली तो आरू भी मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ। फिर वो रूही के कमरे की ओर चली गई। आदि आरू को जाते हुए देखता रहा, तो सारिका जी हंसते हुए बोली, बस कर, अब क्या नजर लगाएगा मेरी बहू को? इतना सुनते ही आदि हड़बड़ा कर उठते हुए बोला, क्या मॉम आप भी कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रूही को खाना खिला देता हूँ। इतना बोलकर आदि वहां से निकल लिया। उसके जाते ही सारिका जी हंसने लगी। ऊपर कमरे में पहुंचकर आरू रूही के पास बैठते हुए बोली, ला जल्दी से मेहंदी कोन दे, मुझे दादा के पास भी जाना है। इतना सुनते ही रूही चिढ़कर बोली, ओ दादा की चमची, तू ऐसे कहाँ चली गई थी, और उस राम के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ले गया, पूरे फंक्शन में बोर हुई मैं, बिल्कुल मजा नहीं आया। अबे ओ दादा की चमची नहीं, दादा की आरू हूँ मैं, और राम का भी कोई बच्चा नहीं है, वो तो अभी तक सिंगल है यार। एंड रही बात अचानक से जाने की, तो यार आश्रम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस इसलिए जाना पड़ा। आरू रूही से बोली तो रूही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अगर आश्रम में कोई प्रॉब्लम हुई थी इसलिए तुझे जाना पड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो तेरे लिए क्या है। ले अब नाम लिख, और मुझे भूख भी लगी, कुछ खिला दे। तब तक आदि अंदर आते हुए बोला, मुझे पता था तू भुक्कड़ है, इसलिए ले आया तेरे लिए खाना। फिर आरू की तरफ देखते हुए बोला,
तुम नाम लिखकर नव के पास चली जाना, उसका कॉल आया अभी मेरे पास। आरू ने जल्दी से रूही के हाथ पर भी वैसे ही नवह का लिख दिया जैसे नव के पर लिखा था, और उठते हुए बोली इसका मतलब तुम मिस्टर हबी से पूछ लेना, क्योंकि ये भी उसी टाइम वहीं पर छिपकर खड़े थे पिल के पीछे। इतना सुनते ही आदि एकदम से सकपका गया।